युद्ध में सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, ना जाने कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब बात तिरंगे की आन की आती है तो सैनिक सीना तान देश की ढाल बन जाते हैं। युद्ध के दौरान किस तरह का मंजर रहता है और सैनिकों के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी रहती है, यह एक सैनिक के अलावा शायद ही किसी को मालूम हो। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध के मंजर को बयां कर रहे हैं 4 पूर्व सैनिक। मैं पूर्व सैनिक रमेश बाबू सिंह, मैं पैरा टूपर हूँ और उस समय मैं नायक पद पे ही आगरा में पोस्टेड था। जब ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ आपका 22 मई 99 को, तो उस समय हमारा जंप चल रहा था। जो हम वो पैरा ब्रिगेड है एक, तो वहाँ क्या होता है कि मिक्सड है, सभी पैरा हैं, मतलब हर यूनिट का मिक्सड है। तो हमारा जंप चल रहा था, तो अचानक मतलब कुछ ऐसा न्यूज़ आया कि कुछ हो रहा है। तो हम लोग उतना फिर भी जब, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा फ्लैश नहीं होता है सिविलों में या ये, तो हमारे को ऑर्डर मिला कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग का जंप तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करें कि रात भर हम लोग, जब ये शुरू हुआ कि, तो क्या कि कार्रवाई जब शुरू हुआ तो रात भर हम लोग को टास्क दिया था। 11-12 बजे रात बजते थे। अच्छा, हम तो सप्लाई यूनिट के थे, तो हमारा मेन काम होता था सप्लाई देना, चाहे वो ट्रूप्स को ले जाना या एमुनेशंस है या राशन है। सबसे मेन जो हमारा काम होता है, जो सैनिकों को उनको हर ज़रूरत का सामान देना। तो सबसे पहले दुश्मन है कि वो आपका सप्लाई पॉइंट को तोड़ता है। तो उस समय तो हम लोग यहाँ से जो मतलब जैसे कभी कभी रात को 2 बजे 2:30 बजे कोई ट्रेन आ रही है, उनको मतलब सप्लाई देना है कि ये कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं। उसके बाद हम लोग चले गए जम्मू संभा सेक्टर है वहाँ जम्मू में, वहाँ पर। और वहाँ से क्या होता है कि जो कॉलम बनते हैं, हर अलग अलग कॉलम होता है। ये कॉलम यहाँ जाएगा, ये कॉलम यहाँ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर लड़ाई एक जगह तो पूरे यूनिट वहीं चल जाए, नहीं। आपको हर जो बॉर्डर एरिया है हर तरफ से देखना है। और कारगिल का स्थिति ऐसा था कि वहाँ -30 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ रहता है सर्दियों में। तो वहाँ क्या होता था कि जब सर्दी में पहले रूल था कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र से वापस चली जाती थी या अपने यूनिट मतलब अपने जो पोजीशन है वहाँ आ जाती थी। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था कि वो लोग गए नहीं और वो रह के अपना प्लानिंग कर रहे थे, बंकर वंकर जो भी बना रहे थे। तो जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर लेह को जोड़ता है, वो मेन उनका टारगेट था कि उनको तोड़ देंगे तो सप्लाई जो है लेह में नहीं जाएगी और इधर रुक जाएगी। तो हमारी जो सप्लाई की गाड़ियाँ जाती थी, तो उधर से जो टाइगर हिल वहाँ से जो लोग मारते थे, तो हमारी गाड़ियाँ ऐसे उड़ जाती थी। लेकिन फिर भी रात भर, क्योंकि लड़ाई का जो भी होता है दिन में लड़ाई नहीं ली जाती, रात में ही लड़ते हैं हम। रात में ही अगर टास्क दिया कि आपको इस पहाड़ी पे चढ़ना है, तो रात भर चलते रहते थे हम लोग। और उस समय घर और परिवार तो मतलब एक जहन में रहता था, लेकिन आप बात नहीं कर सकते। उस समय मोबाइल फैसिलिटी नहीं था। उस समय एक ही सैटेलाइट फ़ोन हुआ करता था कि अगर हाँ किसी को बहुत इमरजेंसी है तो वो बात कर सकता है, लेकिन बात करना इतना अलाउ नहीं था। और ये करीब 24 जुलाई तक चला था। उस समय मतलब लड़ाई एक ऐसा दृश्य है ना कि हम उसको सिविलियन या कोई भी सोचते हैं लड़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लड़ाई एक ऐसा चीज़ है कि हमको बहुत कुछ पीछे भेज देगा, बहुत कुछ हमें भुगतना पड़ता है। और उस समय हमारे फ्रंट में जो भी हैं, जो भी लड़े, हम तो सबका जो भी यूनिट होती है उनका सबका अलग अलग काम होता है। जो इन्फेंट्री है उनको आगे एकदम बॉर्डर पे लड़ना पड़ता है। कोर हैं उनको बहुत जो भी हमारे कोर हैं उनको सबको सपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। उसके बाद जब लड़ाइयाँ चलते रही, लड़ते रहे, उसके बाद लास्ट में तो विजयी हमारी हुई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वहाँ बर्फ़ बहुत गिरा हुआ था, तो जो मर गए तो बॉडियाँ क्या अंदर फंस गई, वो तो दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई लड़ने के बाद जब फैसला हो गया, जब हम जीत गए, उसके बाद क्या होता था कि बॉडी निकलती थी वहाँ से। जो लास्ट में जो लाशें निकली, तो वो लाशें मतलब ऐसा था कि जैसे हवा लगता था तो फूल जाते थे। तो उनको क्या होता था कि उनको पैक करके
और दिल्ली जब ला के उसके बाद हमारे यूनिट में आते थे, और हमारे यूनिट से उनको मतलब उनके पास जो एड्रेस होता था उनके मतलब घर तक वो लाशें उस समय पहुंच रही थी। मतलब कि डेली 2-3 दिन में एक बार मतलब आना जाना एकदम लगा ही रहता था। पूरे गाड़ियाँ कम से कम 100 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ एक साथ जा रही थी। तो हमारे आगे 2-3 गाड़ी के आगे एक आया उधर से सेलिंग करके और उस गाड़ी को उड़ा दिया, पूरे उस गाड़ी को उड़ा दिया। कार्रवाई थोड़ा देर रुक गई, लेकिन फिर भी वो उड़ने के बाद भी फिर भी थोड़ी देर के बाद हमको तो चलना है, हमको तो जाना है उस जगह पे। लेकिन फिर वो मतलब हम लोग चलते गए। हम लोग बोले ये पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा। अगर हम फौज में गए हैं तो सबसे पहले हमारा जान दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है वो। तो ऐसा बहुत घटना हुआ। हमारे सामने एक मेरे बस दोस्त का ही, उसका ये लैंड माइंस में पैर रखा, ये उड़ गया, उसका पूरा पैर ही उड़ गया इधर से। तो ऐसा बहुत घटना हुआ वहाँ पर। दिन में तो युद्ध हुआ ही करते थे, रातों में भी हुआ करते थे। तो उस वक्त का क्या मंजर होता था? जय हिंद। मैं राजीव कुमार, पूर्व सैनिक, भारतीय नौसेना का पीटी अफसर हूँ। और जब कारगिल का लड़ाई चल रहा था उस समय मेरी तैनाती मुंबई में था और मैं शिप में था पोस्टिंग। तो लड़ाई से पहले जो हमारा जहाज़ था वो जो उसमें गुजरात और पाकिस्तान एरिया में, जो बॉर्डर एरिया में, उसमें सुनामी आया था। तो उसका हम लोग नॉर्मली पेट्रोलिंग के लिए उस एरिया में थे, जो अपना पोरबंदर से नीचे में। तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो अचानक जो हमारा जहाज़ है तेल लेने के लिए आता है, तो वहाँ किसी को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। हम लोग जस्ट पेट्रोलिंग में थे, उस समय कोई फ़ोन का फैसिलिटी था नहीं, और घर से भी हम लोग बोल के निकल गए थे कि हम लोग सेलिंग जा रहे हैं। तो सेलिंग जा रहे हैं तो फैमिली निश्चिंत हो जाती है कि सेलिंग जा रहे हैं, और उनका जो मैसेज मिलते रहता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है जहाज़ में। तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद तेल लिए। तेल लेने के बाद में हमको अननोन सेलिंग का ऑर्डर मिल गया कि किसी को जहाज़ में किसी को नहीं मालूम है कि हम कहाँ सेलिंग करेंगे, क्या करेंगे। अननोन एरिया दे दिया गया। तो एरिया में हम लोग पेट्रोलिंग करने लगे। उस समय तक हम लोगों को जहाज़ में किसी को कुछ मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। पेट्रोलिंग है, सब जस्ट हम लोग नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रहे थे। अचानक के रात में हमारे हेल्प के लिए मुंबई से पूरा फ्लीट आ गया। तो फ्लीट आ गया तो कोई बोला एक्सरसाइज है, कोई बोला नॉर्मल सेलिंग है, उनका भी नॉर्मल सेलिंग है। तो ऐसा करके फिर हम लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन हम लोग पूरा ऑफ स्टैंड बाई मोड में थे। रात जैसे होती थी तो रात में जो नॉर्मल एक्सरसाइज होता है, जैसे हर शिप अपना टेस्ट करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, तो टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। और पूरा देखते देखते 3 दिन के बाद में वो पूरा जो एरिया था, अपना जो पोरबंदर एरिया का जो बॉर्डर एरिया था, वहाँ पूरा वेस्टर्न फ्लीट जो हम लोगों का मुंबई के जहाज़ वहाँ पहुँच गए। तो सारे जहाज़ों की तैनाती होगी। तो तैनाती के बाद में कभी कुछ पूरा एक्सरसाइज चल रहा है, सभी जहाज़ अपना एक टारगेट दे दिया जाता है सभी जहाज़ को कि एक टारगेट अचीव करना है, एक टारगेट कुछ भी वो लक्ष्य वो लोग दे देते हैं, मिसाइल फायरिंग होती है। तो रात में हम लोगों का यही था कि रात भर हम लोग मिसाइल फायरिंग करते थे। और दिन में हम लोगों का उधर शिप में होता है कि दिन में 2 टीम बन जाती है, एक टीम रेस्ट करेगा तो एक टीम ड्यूटी करेगा। तो ऐसा करके, लेकिन फैमिली को कुछ मालूम नहीं, और हम लोगों को भी मालूम नहीं कि लड़ाई चल रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ मैसेज नहीं है। वो जो मैसेज जो आता है वो सीधे सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर के पास मैसेज आता है, और वो मैसेज वो लोग शेयर नहीं करते। सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है कि जहाज़ को हमको कहाँ लेके जाना है। तो ऐसा ही सिचुएशन था। कंटिन्यू हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग किए। धीरे धीरे मालूम पड़ गया कि हमारा लड़ाई शुरू हो गया, बॉर्डर उधर कारगिल में लड़ाई शुरू हो गया ऐसे। लेकिन हमारी तैनाती जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, पूरा फ्लीट हम लोग वहीं पे तैनाती रही। युद्ध के दौरान फैमिली के बारे में क्या ख्याल आता था? वहाँ जो लड़ाई का जो सिचुएशन होता है, फैमिली के तो फीलिंग होता है कि फैमिली है, बच्चे हैं। लेकिन जब हम नेवी में चले जाते हैं तो हमको फैमिली के लिए 1 सेकंड भी सोचने का मौका नहीं मिलता है। जहाँ भी डिफेंस में जाने का मतलब है कि फैमिली का केयर तो आदमी होता है कि हमारा कुछ हो जाएगा तो फैमिली का लुक आफ्टर कौन करेगा। लेकिन क्या है कि डिफेंस जितना हमसे ज़्यादा केयर करने के लिए हमको विश्वास होता है कि अगर कुछ हो गया तो डिफेंस से वार विडो या वार का जो भी है वो बहुत
बहुत अच्छा से टैकल करेगा उनका लाइफ सेटलमेंट। तो इसके लिए फैमिली का कोई टेंशन नहीं रहता और फैमिली का लुक आफ्टर करने के लिए एक टीम रहती थी, जो यहाँ हम लोगों का फैमिली का जो भी प्रॉब्लम है वो लोग टाइम टू टाइम, किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, ये सब तो नेवी में चलते रहता है, ये तो बंद नहीं होता था। एजुकेशन चल रहा है, दैट इज नॉर्मल, उन फैमिली के लिए नॉर्मल था। बस उनको एक ही चिंता रहता था फैमिली को कि मेरे हस्बैंड गए हैं, लड़ाई होगा तो क्या होगा। बट वहाँ हम लोगों को ये सब सोचने का कुछ मौका नहीं मिलता था, और मौका इसलिए नहीं मिलता था कि क्यों, फैमिली से ज़्यादा टच में नहीं रहते थे, कोई कम्युनिकेशन था नहीं उस समय। मोबाइल फ़ोन भी बहुत 100 में से 2% आदमी के पास होता था। तो क्या है कि फैमिली के पास हम लोग ज़्यादा टचअप में नहीं रहेंगे तो उतना कुछ फैमिली का टेंशन रहता नहीं है। और अगर फैमिली का टेंशन लेंगे, क्योंकि नेवी जो भी ये डिफेंस वो लोग पूरा हमसे ज़्यादा केयर करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेंशन था नहीं। जो हमारा लक्ष्य प्राप्ति करना था, फिर बाद में वही लक्ष्य की ओर हम लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता था, डाइवर्ट नहीं होता था। उस दौरान जोश कैसा था? अपने जोश में उबाल कैसे लाते थे? जोश तो मैडम बोला जाए कि मेरा तो पहला लड़ाई था, तो हम लोगों का जोश तो हाई था कि अर्ली मॉर्निंग ही हम लोगों का वो जो होता था, मीटिंग होता था कि डू एंड डाई का सिचुएशन है। और नेवी का क्या है कि जो आदमी जहाज़ में होते हैं, जो पूरा आदमी होता है, तो वहाँ पे जैसे आर्मी का है, एयरफोर्स का है कि एक एक डेथ कैजुअलिटी होती है, लेकिन अगर नेवी में कुछ ऐसा होता है तो फुल 350 आदमी का जान हथेली पे रहता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का किसी का कुछ नहीं है। तो वहाँ जोश हाई था, क्योंकि भाई एक अगर कुछ उधर से कहीं से दुश्मन से आ गया तो हम पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ रात को नींद नहीं और दिन को चैन नहीं। दिन को चैन इसलिए नहीं कि दिन भर हम लोग अम्युनिशन को लोडिंग करेंगे, अम्युनिशन प्रिपेयर करेंगे, और रात में सेल फायरिंग होती थी, टारपेडो फायरिंग होती थी, तो उसमें रात भर बिजी हो जाते थे। और बस ऐसा सिचुएशन था, डू एंड डाई का सिचुएशन था। जब फायरिंग हुआ करती थी तो किस तरह का माहौल रहता था? किस तरह की आवाज़ें आती थी? फायरिंग की आवाज़ तो वहाँ पे गर्जना होती थी, जैसे मिसाइल फायर होता था तो गर्जना होती थी, चिंगारियाँ, जैसे शिप में जो होता है मिसाइल फायर होता है तो पूरी चिंगारी निकल जाती है, शिप के पीछे प्लेट लगाया जाता है तो पूरी प्लेट जल जाती थी। तो इतना मिसाइल की फायरिंग थी, और हम लोगों का मिसाइल फायरिंग था। और रात में एयरफोर्स से, जो वहाँ से एयरफोर्स था जो पेट्रोलिंग करते थे ऊपर से, तो उनकी वो लोग अपना ड्रॉपिंग करते थे, जो भी ड्रॉप करना था। तो वहाँ रात में तो, दिन में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन रात में सिर्फ और सिर्फ दिवाली नज़र आता था कि जो हमारे जो मिसाइल फटते थे तो सिर्फ और सिर्फ दिवाली नज़र आता था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आवाज़ तो आप क्या बोल सकते हैं, जैसे मिसाइल फायरिंग होती थी तो हम लोग कान में ईयर मफ लगा लेते थे, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा साउंड होता था, लेकिन वो आँख से दिखाई देता था कि चिंगारी है। जहाँ हमारा मिसाइल गिरा, हमारा शिप का मिसाइल अचीव किया, टारगेट नहीं किया, तो वो भी मोनीटर होता था कि 5 टारगेट हमको मिला है, तो 5 हमने मिसाइल फायर किए तो कितना हुआ। तो बस एक भयावह दृश्य था हमारी ज़िंदगी का। वही एक फर्स्ट और लास्ट मेरा लड़ाई का एक्सपीरियंस यही है। लड़ाइयों के दौरान क्या सोने का वक्त मिलता था? रात में लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें वॉच सिस्टम था, जिससे हम लोग 2-2 घंटे करके 2 घंटा रेस्ट मिलता था रात में। दिन में हम लोग 4 से 5 घंटा जब प्रिपेयर करके जो टाइम मिलता था, और सिस्टम के हिसाब से हम लोग सो जाते थे, वॉच के हिसाब से। और रात में तो सोना नामुमकिन ही है। जैसे अभी कोई मिसाइल फायर हो रहा है, हमारा मिसाइल फायर हो गया, तो उसमें हर आदमी ड्यूटी पर रहता है, उसमें 1-8 घंटा कोई अगर आँख बंद कर लिया, बैठे बैठे बंद कर लिया तो अलग बात है। तो उसमें सोने का कोई हिसाब नहीं था रात में, और दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता था 4 से 5 घंटा रेस्ट करने के लिए। जय हिंद, मैं राकेश मिश्रा, पूर्व नौसैनिक, 1997 में नौसेना में योगदान दिया था। युद्ध के दौरान एक फौजी का अनुभव कैसा रहता है? आपका अनुभव कैसा था कारगिल युद्ध के दौरान? नौसेना का बेड़ा हमारा गुजरात बॉर्डर पे था। हम लोग बॉम्बे से सेल किए थे, और मात्र चूँकि 2 साल नौकरी हुई थी तो हमें तो उतना ये नहीं था, लेकिन किसी सीनियर ने बोला बहुत तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम्हें युद्ध का मौका मिला। लोगों की तो नौकरी कट जाती है लेकिन युद्ध देखने नहीं मिलता है। तो हमें अंदाज़ा हो गया, तो घर में झूठ का सहारा लेके हम लोग निकले थे कि नहीं नहीं, मेरा शिप सेलिंग में नहीं जा रहा है, हम लोग कहीं बेस में है, चिंता मत करो, हम लोग को 7 दिन फ़ोन करने, 10 दिन फ़ोन करने नहीं मिलेगा। और चूँकि ये हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट में भी था कि बताना नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। कोडेड मैसेज आता है शिप में, अगला एक्शन क्या है, 4 घंटे बाद आएगा कि अगला एक्शन क्या है। ये किसी को नहीं पता रहता कि जहाज को क्या करना। कारगिल युद्ध के दौरान नौसेना कैसे काम करती थी? भारतीय नौसेना पोत चुकी पुरानी जहाज थी उस समय बेड़े में, और हम 300 साढ़े 300 की संख्या थी हमारी।
तो जब हम कुछ दिन सेल किए तो बाद में हमें टास्क मिला कि हम नेवी में होता है सुसाइडल अटैक का शिप, कि अगर ज़रूरत पड़े तो दुश्मन के बेड़े में घुस के जाके वहाँ बर्बाद हो जाओ, उनको मारो, और फिर अगर टूट जाएगा तो कम से कम उसका रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, वो हार्बर से निकल नहीं पाएगा। तो उस ड्यूटी में लगा। लेकिन ये सब बातें हमें बाद में पता चलती है, जब हम आ गए वापस तब पता चला कि जहाज़ को ये टास्क दिया था कि हम सुसाइडल ड्यूटी पे थे, कोई भी उनके हार्बर में पहुंच के मार धाड़ करके फिर उधर अगर वो लोग मार ही दिया जाता है जनरली। हमने भी गाजी को डुबा के रखा है, आप जानते होंगे विशाखापत्तनम 71 वार में उनका सबमरीन है। तो इस तरह का ड्यूटी था। चूँकि एकदम हम लोग नए नए गए थे तो ऐसा कुछ और सोच था नहीं मन में, इच्छा था, सेना में गए थे तो लड़ाई देखने को मिला और जोश में थे, और भी साथीगण थे तो आपस में मजाक करते हुए कटता था कि तेरे यहाँ वो जाएगा तो खबर जाएगा तो कैसा लगेगा, पूरा क्या होगा दुनिया में, ये सब आपस में मजाक करते हुए काम करते हुए समय कटता था। प्रोफेशनलिज्म में हम लोग का वहाँ चूक नहीं चलता है, एक एक इंच का हिसाब रखना पड़ता है। एक चीज़ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ थोड़ा सा हो गया तो वो कहाँ गिरना है, कहाँ गिरेगा, या नहीं मिसफायर हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम। तो इस समय उस समय बड़ा कंसंट्रेशन लेवल भी हाई रहता था और दिल दिमाग जहन में बस एक ही चीज़ थी, भारत माता की जय। पीछे सोचते थे कि 1 इंच ज़मीन देना नहीं है पाकिस्तान को, उनको जल्द से जल्द भगाना है और प्रेशर क्रिएट करना है। कारगिल युद्ध के दौरान क्या कुछ ऐसी बातें थी जो आपके जहन में अभी तक बसी हुई है? जनरली रात को ड्यूटी में काफ़ी एक टीम रहती है अलग अलग, जैसा कि बताया था राजीव सर ने, 15-16 लोगों की टीम एक साथ अटेंटिव ड्यूटी में रहती थी। तो उसी समय रात में अचानक से एक दुश्मन कई तरीके से आपकी करने की कोशिश करता है, जासूसी करता है। तो एक एयरक्राफ्ट आया और कुछ गिरा के चला गया आपसे जहाज से थोड़ी दूर। वो क्या करते हैं, उससे वो लोग आपके जहाज का डेटा लेते हैं कि क्या ट्रांसमिशन है, क्या आरपीएम है, वो डेटा उनके काम में आता है उनको मिसाइल में अपने फिट करने के लिए या टॉर्पीडो में। तो उस तरह से अचानक गिरा, अचानक ऑर्डर बस स्विच ऑफ एवरीथिंग, जहाज में पूरा अंधेरा, सब कुछ बंद, एवरी मशीनरी। फिर हमें बोट, चूँकि मैं ड्यूटी पे था तो मैं बोट का भी ये था इंचार्ज, तो मुझे बोट लेके अपने 4-5 क्रू के साथ उस जो उन्होंने गिराया था ट्रांसपोंडर, उसको रिकवरी करने के लिए जाना पड़ा था। और उस समय अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा रफ सी जो बोला जाता है, आप लोग कभी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा उफान रहता है अप्रैल से लेके जून जुलाई तक। काफ़ी मन है, हेलमेट वगैरह लोग पहन के, तो रात के समय उस तरह टॉर्च लेके गए, उसको रिसीव करके लाए। कुछ तो हॉलीवुड जैसा मज़ा भी आ रहा था, लेकिन एक तरफ तो था। युद्ध के लिए माइंडसेट आप कैसे तैयार करते थे? तो हम जिस दिन फौज में गए उसी दिन माइंडसेट था कि कभी भी सामना करना पड़ता है। एक सैनिक फौज में जाता ही है कि उसको लड़ाई मिले, और लड़ाई मिला मैंने सोने पे सुहागा हो गया। तो युद्ध में हम लोग आपस में रोज़ हमारा क्लासेस लिया जाता था, जो सीनियर थे वो समझाते थे कैसे कंसंट्रेशन रखना है, आपस में बात करते थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे, बात करते थे। और लड़ाई के वक्त भी काफ़ी ये रहता था लोगों में प्रेशर कि ये गलती ना हो, ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर भी सपोर्टिव रहते थे, सभी एक दूसरे का हालचाल रहते थे। वहाँ ये नहीं रहता कि ये कौन क्या है, उस समय वहाँ सभी बराबर रहते हैं, एक दूसरे का हाल समाचार घर के बारे में बात करके अपना मनोबल एक, जो कुछ लोग होते हैं किन्हीं को थोड़ा डर लगता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, या थोड़ा होता है उन लोगों का भी मोरल अप करके रखना, उनका ड्यूटी भी कर लेना कि भाई आज तू रेस्ट कर ले, हम अभी संभाल लेंगे। तो फिर अगला बंदे को लगता है अरे तो मेरा ही भाई है, ये जा रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसी तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना है और विजय प्राप्त किए हम लोग। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं बोकारो वासियों से यही निवेदन करूंगा, और 2012 से हम लोग यहाँ चला रहे हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद। तो एक वार मेमोरियल की बहुत हार्दिक इच्छा है कि जिले का एक अपना वार मेमोरियल हो, और एक टैंक के लिए हमने सांसद महोदय से भी एक चिट्ठी का अनुशंसा कराया है, वो भी प्रोसेस में है। जिला प्रशासन और लोगों से मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप पूर्व सैनिकों के प्रति थोड़ा सा अलग हट के सोचें कि ये एक पूर्व सैनिक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये 20 साल 25 साल नौकरी करके आता है, काफ़ी कष्ट से गुजरता है, वो बयां करके, और हम उसके लिए कोई ये नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रखे सम्मान। और हमारा भी यही समाज में रहता है कि हम अच्छा योगदान दें। कोविड में भी देखा ही होगा आप लोगों ने, और सभी जगह हम यही चाहते हैं कि समाज में थोड़ा बदलाव आए, दिखे कि पूर्व सैनिक रह रहे हैं समाज में, जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस ऑफिस में, वहाँ थोड़ा सा लोगों को लगता भी होगा, आप लोग भी कभी आते होंगे, तो थोड़ा अंतर है यहाँ के प्रोफेशनलिज्म में, यहाँ के व्यवहार में लोगों के,
यही बदलाव लाना चाहते हैं हम। जय हिंद। मैं दिनेश्वर सिंह, भारतीय वायुसेना से पूर्व सैनिक, और आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो नगरवासियों को हमारी शुभकामना। और जब कारगिल विजय की बात आती है तो अंदर से पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है। ये कहना बहुत आसान है कि हाँ फौजी बोलते हैं ना कि लोगों के दिमाग में कैसे जहन रहता है तो बड़े आसानी से बोल देते हैं कि फौजी आधे पागल होते हैं। मैं कहता हूं कि फौजी को आधा पागल होना ही चाहिए, क्योंकि सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है कि -60 डिग्री और +55 डिग्री के टेम्परेचर में दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए। कारगिल दिवस नई जनरेशन मनाते तो हैं, पर कईयों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। आज की पीढ़ी इसे किस रूप में ले कि वे गौरवान्वित महसूस करे। देखिए, कारगिल युद्ध क्या है, इस सवाल का जवाब तो टेक्निकली नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यह समझाया जरूर जा सकता है कि कारगिल युद्ध किसी भी देश के लिए उसकी सीमा को बरकरार रखने के लिए लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था जिसकी सामान्यतः जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी की दगाबाजी और किसी की चालाकी का परिणाम था ये कारगिल युद्ध। सामान्यतः इस तरह के युद्ध की जरूरत किसी भी देश को नहीं है, कम से कम हमारे देश को तो नहीं ही थी। बाकी सारी टेक्निकल मैटर्स ऐसे हैं जिसका डिस्कशन या जिसके बारे में जानकारियाँ तो बहुत मिलती रहती है, लेकिन फौज के दृष्टिकोण से इस युद्ध की न जरूरत थी, लेकिन फौज है इसीलिए कि उसकी सीमाओं को अक्षुण्ण रखा जाए, उसकी सीमाओं से 1 इंच भी जमीन किसी तरफ न जाए। तकरीबन 3 महीने चला था युद्ध, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, हमारे दुश्मन ऊंचाई पर थे, जिसका उन्हें एक बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन उस बेनिफिट का हमने कभी सोचा नहीं उस युद्ध के दौरान कि अगर वो ऊंचाई पर है तो क्या होगा। आपने जितनी भी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होंगी और देखी होंगी, उसमें आपको ये कोई मायने ही नहीं था कि हम नीचे हैं और ऊपर हैं। हमारा बस एक ही लक्ष्य था। बोलते हैं ना कि लक्ष्य अगर तय हो गया, बस लक्ष्य तय हो गया, उसमें कुछ इफ एंड बट वाली बात ही नहीं होती है। ये भारतीय सेना का मूल है। देखिए, युद्ध काल जो होता है ना, एक व्यक्ति के मन के अंदर अलग तरह का एहसास जगा देता है। इसको पीस टाइम में बोलते हैं ना कि उसी रूप में रखना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटी सी घटना आपको मैं समझाता हूँ, शायद उससे आप समझ पाए। हम लोग, चूँकि मैं रडार यूनिट में था, रडार हमारा काफ़ी लो लेवल रडार लुकिंग इक्विपमेंट हमारे पास थे। यानी हमारे रडार में खासियत थी कि पेड़ की हाइट से भी जहाज कोई दुश्मन का उड़ के आ रहा है तो हम इंटीमेट कर सकते थे अपने बैग को। तो एक मैसेज फ्लैश हुआ कि मास एयर अटैक सस्पेक्टेड फ्रॉम सो एंड सो रीजन ड्यूरिंग नाइट। तो ये मैसेज बस इतना ही फ्लैश हुआ। हमारे जो मोबाइल ऑब्जर्वेटरी फ्लाइट थी उसने ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान साइड से मास एयर अटैक की संभावना है। और हम लोग जिस यूनिट में थे, हमारी यूनिट फर्स्ट टारगेट थी, अगर पाकिस्तान से रिटेलिएट होता तो सबसे पहले बम्बार्डिंग हमारी यूनिट पर ही होती, जो कि रडार हम लेकर के बैठे हुए थे। हमारे सभी लोगों को ये कहा गया कि भाई जो इसेंशियल है यहाँ पर जरूरी वो रुक करके, क्योंकि बम्बार्डिंग होगी तो क्षति भी होगी, तो एक बैकअप चाहिए। तो बाकी लोग मतलब कि फिर ट्रेंचेज में चाहे पीछे जाकर कहीं छिपने के लिए चले जाए, और स्टैंड बाई मोड में रहें। लेकिन जो इक्विपमेंट है उसको रनिंग रखने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत वहाँ है। तो हम लोग थे सभी लोग, उसमें हमारा एक कुक था और कुक चाय बना करके दे रहा था। तो हमारे सीईओ ने कहा कि भाई अभी चले जाओ। बोला साहब क्या जाऊँ, कल की सुबह अगर मुझे ये पता चला कि मेरी यूनिट बम्बार्ड हो गई तो क्या आपको लगता है कि मैं कल के बाद जी सकता हूं? तो ये जो जज्बा है ना, ये जज्बा युद्ध काल में बोलते हैं कि एक एक्सट्रीम होता है जो वहीं पनपता है। पीस टाइम में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बोलते हैं ना कि मोमेंटम होता है, मोमेंट होता है।
तो युद्ध काल में मन स्थिति हमारी क्या होती है? सिर्फ एक, कि हमें जीतना है। हमें उस जीत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को भी जब सांत्वना देते हैं ना, तो दो पंक्ति निकल आती है कि ये मंजिल की ही बदनसीबी थी जो मुझे मिल न सकी, वरना जीत की क्या औकात जो हमें न मिले। भारत और चीन के बीच जो भी फिलहाल में तनाव हुआ था, अगर इस वक्त आपको मौका मिले तो आपका क्या योगदान रहता? देखिए, ये तो इफ वाली बात है कि अगर मौका मिलता तो। बोलते हैं ना कि सैनिक के लिए, मैं बोला कि मैं 86 में ज्वाइन किया था और 1 साल बीतते बीतते हमें श्रीलंका ऑपरेशन का मौका मिला था। उसके बाद करीब 12 साल गुजर गए थे और ये कारगिल का वार हमारे सामने आया। ऐसे कई मौके आए। तो एक सैनिक के लिए बोलते हैं ना कि इससे बड़ा सम्मान का कोई बात नहीं हो सकता है कि वो किसी न किसी युद्ध का हिस्सा रहे। और आज अगर कोई कहे कि हाँ चाइना के साथ युद्ध हो जाए, तो जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके मन में बोलते हैं ना कि वो जज्बा इतना एक मजबूती के साथ खड़ा होता है, क्योंकि हम लोग युद्ध के हालातों को और युद्ध के सिचुएशन को कम से कम अभी के लोगों से तो बेहतर देखे हुए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने फौजी भाइयों पर जो आज हैं सीमा पर, उन पर इतना नाज है और भरोसा है कि वो हमसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो रत्ती भर इसमें संदेह नहीं है कि हम इस मौके को खोएंगे, ठीक है, और ना हम खोना चाहेंगे। कारगिल विजय दिवस पर मैं बोकारो वासियों को अपनी शुभकामना देता हूं, लेकिन एक छोटा सा संदेश भी देना चाहता हूं। सैनिकों के अंदर जो जज्बा होता है, वो जज्बा सेना में भर्ती होने के बाद नहीं उभरता है, बल्कि वो बचपन से कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो समाज और परिवार को डालना पड़ता है। इसलिए मैं इतना जरूर कहूँगा नगर वासी से कि अगर आप सैनिकों के जज्बे को और बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को सैनिक, सरहद और शहादत, इन 3 शब्दों का मतलब जरूर समझाएं। अगर इन 3 शब्दों का यथार्थ किसी बच्चे को बता दिया जाए, तो किसी भी देश की सरहद हमेशा सलामत रहेगी, क्योंकि इन 3 शब्दों का मतलब किसी व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। तो बोकारो वासियों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ इस तरह से एक संस्कार डालें, और पूर्व सैनिकों के प्रति जो भाव आज के लोगों में है समाज में, वो भाव बेहतर रूप में परिलक्षित भी हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ बोला नहीं जाए, कारगिल युद्ध का समय है या कारगिल विजय दिवस है इसलिए किसी दिवस का मोहताज नहीं रहे पूर्व सैनिक या सैनिकों का सम्मान किसी व्यक्ति के दिल में, बल्कि ये हमेशा रहे सकता है। और कारगिल विजय दुनिया जानती है हमारे अदम्य साहस और जुनून का एक मिसाल है, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर था और हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, और जाते हुए हमने इस विजय को पाया है। तो ये दुनिया के इतिहास में अपने आप में एक महत्व रखता है कि कारगिल विजय अगर भारतीय सेना ने की तो युद्ध की एक अलग से गाथा लिख दी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय सैनिक पर 4 पंक्तियाँ कहूँगा कि मैं भारतीय सैनिक हूँ, न चाह है जयगान की, मैं भारतीय सैनिक हूँ, परवाह नहीं यश गान की, मैं धरा का पुष्प हूँ, आराध्य माता भारती, आराध्य माता भारती। हमने आपकी मुलाकात कराई उन 4 सैनिक से जो कि 1999 में लड़ी गई कारगिल युद्ध के गवाह हैं। इनकी बातों से हमें उस वक्त का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। इन्होंने इस कारगिल दिवस पर लोगों को कई संदेश दिए और सैनिकों के द्वारा दी गई सेवा को सम्मान देने को कहा। झंडा को सलामी देगा। भारत माता की जय, भारत
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।